हेलो दोस्तों, क्लास 7 एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। और कल तक हम कंप्लीट कर चुके थे चैप्टर 8 ईश्वर में अनुराग। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। इसमें से एक दो क्वेश्चन हैं जो हमारे आ सकते हैं और जहाँ पे ज़रूरत होगी उसको हम हाईलाइट करेंगे और आप लोग अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, पेपर इतना हार्ड नहीं आता है जितना हम लोग मान लेते हैं। पेपर इजी आता है बशर्ते कि आप अपने नोट्स बनाएं और जो मॉक टेस्ट है उसको आप देते रहें। जब नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाते हैं। रही पेडागोजी की बात, तो पेडागोजी समझने की चीज़ है, उसको समझिए। और लैंग्वेज है, लैंग्वेज जिसका सब्जेक्ट अगर हिंदी और इंग्लिश है तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर जिसका नहीं भी है तो बच्चों पैराग्राफ आते हैं और पैराग्राफ इजी ही होता है, पैराग्राफ इतना हार्ड नहीं होता है। बचपन से ही आप लोग अनसीन पैसेज तो करते आए हो तो इजी है, हर चीज़ इजी है। बस माइंड में बनाइए कि हमको अच्छे से पढ़ना है और अपना पेपर इस बार क्लियर करना है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, चलते हैं और जहाँ हमको नीड होगी वहीं पे हम लोग इसको हाईलाइट करेंगे। चलिए, लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका है उनकी अपनी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा में बोलता है और तमिल या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला से जोड़ा करते हैं। और आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे देश में जितने राज्य हैं उनके भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य सब में कुछ न कुछ डिफरेंस है। ठीक है, कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मान कर चलते हैं और सोचते हैं कि वे युग युगांतरों से अस्तित्व में हैं, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने के समय की भूमिका रही है, जिन्हें आज हम क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं, किनको समझते हैं? भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने के समय की भूमिका रही है, इसी को हम क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। वे समय के साथ साथ बदली हैं और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया। हाँ, ऐसा होता है। ठीक है, आपके यहाँ कुछ और चीज़ें होती हैं, बाहर कुछ और होती हैं, चीज़ें सेम होती हैं, बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, अब चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा के क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से हम अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य, किसका? महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। दक्षिणी पश्चिमी, ठीक है, इमेज करिए दक्षिणी पश्चिमी कहाँ होगा? जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। ठीक है, चेर किसका हिस्सा है? केरल राज्य का। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। कौन सी शताब्दी में स्थापित किया था? 9वीं शताब्दी में। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से है। ठीक है, ये देखिए दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है जिसको मलयालम भाषा में लिखा गया है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती थी, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की
पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। इसको नोट कर लेना बेटा। हाँ, मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। इसको नोट कर लीजिएगा आप, है ना। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, कोई कह नहीं सकते, कुछ भी कहीं से कुछ भी आ सकता है। अब इस शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथीय संप्रदाय। जगन्नाथ जी के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, जो उड़ीसा में मंदिर है जगन्नाथ जी का। तो ये जगन्नाथी संप्रदाय क्या है, थोड़ा थोड़ा इसमें दिया और उसी में से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई। क्षेत्रीय संस्कृतियाँ किससे विकसित हुई? क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी। उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा मतलब लकड़ी की, है ना, स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती थी। सबके जनजाति जो क्षेत्रीय जनजातियाँ होते हैं ना, उनके अलग अलग देवी देवता होते हैं। तो जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है, काष्ठ की प्रतिमा, वो स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है और अभी भी बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर भगवान विष्णु का रूप मान लिया गया। ये एसोसिएशन या रीजन में आ सकता है। ठीक है। 12वीं शताब्दी में गंग वंश, ये भी नोट कर लीजिए। 12वीं शताब्दी में गंग वंश एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। यानी कि उन्होंने कहा कि जो राज्य है ये भगवान पुरुषोत्तम का ही है, मैं तो सिर्फ उनका एक प्रतिनिधि हूँ, जो इस राज्य की देखभाल उनके कहने से मैं कर रहा हूँ। ठीक है। जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब ये महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। अब आते हम राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। ठीक है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है, यानी कि थोड़ी ही सत्य है, कुछ ज़्यादा इसमें सत्य नहीं है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं, जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते थे। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे। तथापि अक्सर ये माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ओके। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज, जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है, एक ऐसा शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया। ठीक है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया, मगर पीठ नहीं दिखाई।
राजपूत शूरवीरों, ये जो पिक्चर है ये है बीकानेर के राजकुमार राज सिंह का, ठीक है। इनकी भी बहुत ज़बरदस्त कहानी है, लेकिन इसमें सिर्फ पिक्चर ही दिया है। बीकानेर के राजकुमार राज सिंह। राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्य और गीतों में सुरक्षित है। वे विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती है, ठीक है। इनकी जो वीर गाथा है ये किसके द्वारा गाई जाती हैं? राजचारण और भाटों द्वारा। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृतियों को सुरक्षित रखते थे और उनसे ये आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी इन शूरवीरों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि वीर गाथाएं होती थी। जब वीर गाथा, देखिए जैसा आप म्यूज़िक सुनेंगे ना, तो आपके अंदर के जो क्या कहेंगे, हार्मोन्स ही कहेंगे, तो उसी तरह से विकसित होने लगते हैं। तो जब आप एक इमेजिन करिए, आप कोई अगर मान लीजिए फिल्म देखते हैं, कोई भी फिल्म है, तो उसके देखने के कुछ देर बाद तक आप खुद भी उसी कैरेक्टर में हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप कोई कहानी देखते हैं वीरों की, शूरवीरों की, राजपूत राजाओं की, तो उसके हाव भाव, उनके जो डायलॉग हैं वो आपके जहन में रहते हैं। तो ऐसे क्या है, हमको प्रेरणा मिलती है कि नहीं हम भी ऐसा करेंगे। करते कुछ नहीं है, लेकिन प्रेरणा मिल जाती है। कई लोग तो कर लेते हैं, ठीक है। अब तो वो ज़माना नहीं रहा, लेकिन आर्मी में तो लोग चले ही जाते हैं। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान है, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। आप लोगों ने रानी पद्मावती वाली जो कहानी है, वो स्टोरी है, सुनी ही होगी। उसमें स्त्री का कैरेक्टर आया है, पद्मावती का आया है ना, और अलाउद्दीन खिलजी उनको जीतने की कोशिश करता है, तो युद्ध हो जाता है। उसके बाद वो जोहर कर लेती हैं, जिसको सती प्रथा कहा जाता है। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जलने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। अब है हमारा क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखते हैं। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक कहाँ से जुड़ी है? उत्तर भारत के अनेक भागों से। कथक शब्द का कथा शब्द से निकला है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानियों के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान मीन्स कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े रहते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में, अभिजात मतलब जो वेल टू डू फैमिली से होते हैं, ठीक है, शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया।
आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला। इसके दो घराने हो गए, ठीक है, एक राजस्थान का जयपुर दरबार और एक लखनऊ का। तो जयपुर घराना और लखनऊ घराना, उसके बाद एक बनारस घराना भी विकसित हुआ। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद का संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में इसे 6 शास्त्रीय रूपों में मान्यता मिली। 6 यानी कि हमारे और कौन से थे? क्लासिकल डांस, ये हमारे क्लासिकल डांस हैं। भरतनाट्यम, कथकली, केरल, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे 6 हैं क्लासिकल डांस, है ना। एक कथक, भरतनाट्यम, कथकली, उड़ीसा, कुचिपुड़ी और मणिपुरी, ठीक है। अब हम आएंगे यहाँ पे संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते थे जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियों का चित्रण करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे, यानी हर कोई इसको नहीं देख सकता था। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों, चैप्टर 10 में देखेंगे, कि दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगल की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों के अनुसार शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इसके साथ ही मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। ये नेम याद रखिएगा, इसमें यही नाम दिए गए हैं, ठीक है, कि कहाँ पे काव्यों का चित्रण बराबर जारी रहा। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की सहसापूर्ण एवं भावप्रणव शैली का विकास हुआ, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है, ठीक है, इसको देखिएगा। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी, ठीक है, भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप
मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, ठीक है, वहाँ पे उनको मिल गया कोई ना कोई शरण देने वाला, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली का विकास हुआ। इसको आप देखिएगा, समझिएगा, वापस पढ़िएगा। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। स्मरण रहे, साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, मतलब जो आम जनता थी, बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानीपूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। अब है बंगाल नज़दीक से एक नज़र। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने आरंभ में देखा है, अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित कर लेते हैं। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगला ही बोलते हैं, किंतु यह दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से ये पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? ईसा पूर्व 4वीं-3वीं शताब्दी से बंगाल और मगध, जो कि दक्षिणी बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ गया होगा। ठीक है, जब दो राज्यों में या दो देशों में कोई भी संबंध होता है तो वो भाषाओं का भी आदान प्रदान होता है। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार इसको देखिए, गुप्त वंशी शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। शायद इसीलिए संस्कृत भाषा से नई भाषा बनी। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषी तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुन सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषा का ही प्रयोग रहा, क्योंकि वहाँ पे ब्राह्मण आके बसा दिए ना वहाँ पे, तो वो संस्कृत का यूज कर रहे थे, इसलिए संस्कृत का प्रभाव बढ़ गया। 18वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी कि बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। ठीक है, प्रशासनिक फारसी थी, लेकिन जो बंगाली थी वो क्षेत्रीय भाषा थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से हुआ, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक श्रेणी संस्कृत श्रेणी की है और दूसरी स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में
संस्कृत महाकाव्यों के अनुसार मंगल काव्य शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसी गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव जी की जीवनियों आदि शामिल है। ये हम लोगों ने पढ़ा था जब चैतन्य महाप्रभु कहाँ थे, बंगाल की तरफ थे। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है। ठीक है, कौन है नाथ साहित्य, जिसमें मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा संबंधित कहानियां, परिकथाएं, लोक कथा। अब ये मैनामती कौन है, गोपी चंद्र कौन है और धर्म ठाकुर क्या है, इसको आप देख लीजिए। इसमें से हो सकता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, नाथ लोग कौन थे? नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। ठीक है, यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनावती कौन थी बच्चों? रानी थी, ने अपने पुत्र गोपी चंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष सन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था, ये उसमें आता है। अब धर्म ठाकुर कौन थे? धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देवता थे, ध्यान रखिएगा, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती थी। ओके, इसको देखेंगे क्योंकि अभी तक आया नहीं ऐसा क्वेश्चन, बट कोई भरोसा नहीं, कुछ भी आ सकता है, इसलिए जहाँ जहाँ हाईलाइट हो रहे हैं बच्चों करते रहो। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ पाई गई है जिनमें ये इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थे, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। अब है पीर और मंदिर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी पीर क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मंदिर पे चलेंगे। पीर फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिमी बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिणी पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। जो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। शहने स्थानीय मछुआ और त्रिय खेती करने वाले जो जूमिंग खेती करते थे ना, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदायों में मिल गए। ठीक है, ये किस में मिल गए? किसानों के समुदाय में जो जनजाति के थे। ध्यान से देखो, स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के समुदाय में मिल गए। किसान नहीं थे, उनके समुदाय में मिल गए, काम करने लगे किसानों वाला। ठीक है, इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे। देखिए, मुगलों का क्या हो गया था? नियंत्रण हो गया था। ठीक है, अधिकारी कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर क्या बनाते थे? मस्जिद बनाते थे। उससे क्या होगा? लोग मस्जिद की तरफ आकर्षित होंगे और ये धर्म परिवर्तन भी होने की संभावना रहती थी, तो वो धर्म परिवर्तन के काम भी आ जाती थी। ठीक है, प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णयों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा भी समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। ये हम लोगों ने ईश्वर से अनुराग वाले चैप्टर में पढ़ा था। इसने और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी तथा अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता, यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थी। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई। उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। देखते हैं जीवात क्या है। जीवात का मानना है कि पेड़ पौधे जड़ वस्तुओं, जड़ मतलब
कि जैसे पत्थर वगैरह होगा और प्राकृतिक घटना, इन सब में जीवात्मा का निवास है, यानी कि सबके अंदर जीवन पाया जाता है। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा लेसन 2 और 5 में कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूह द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बने रहे। रीज़न क्या था उसका? वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति और भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। वो कहते थे हमारे पास पैसा भी है, शक्ति भी है और हमारे पास भक्ति भी है। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू तेली, जो तेली होते थे, कंसारी जो घंटा धातु के कारीगर थे जो घंटा बनाते थे, आदि के समर्थन से बने, यानी कि निम्न जाति के लोगों ने भी मंदिर बनवाया। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूह से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इस स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा की। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान की गई, उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की गई। अभी नीचे आपको दिख रहा है 2 चोला छप्परदार झोपड़ी और एक चौचाला, 1 2 चाला 1 चौचाला। ये तो 2 चाला क्या है, यहाँ से देखिए ये किया गया है। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह 2 चाला यानी कि 2 छतों वाली, ये इस तरह से, ठीक है, ये थी 2 चाला, है ना, एक इधर छत और एक इधर छत, या चौचाला, चौचाला मतलब 4 छतों वाली, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, एक ये बन गया 1 2 3 4, ही चौचाला छतों वाली होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। तो जो अगर पूछा जाएगा 2 चाला और चौचाला ये मंदिर भवनों की कौन सी शैली है, तो ये कौन सी शैली कहलाएगी आपकी? ये आपकी शैली कहलाएगी बंगाली गुंबद, ठीक है, बंगाली, ये बंगाली शैली है। ये अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर त्रियक रेखा या एक बिंदु तक चली जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों को बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों तथा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णु के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। अब है मछली भोजन के रूप में। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर थी, यानी कि जहाँ जैसा भोजन मिलेगा लोग वैसा ही खाएंगे। बंगाल एक तटीय मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त था। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है, ठीक है, बिजनेस रहा है, उनका काम रहा है, और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार में ले जाते हुए दर्शाया गया है, जो कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना। ब्राह्मणों को सामिष भोजन करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। ये देखिए, वृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है,
ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दी। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब ये है हमारा यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय। इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, इसमें से ज़्यादा कुछ आता नहीं है। अब कल हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर लास्ट, उसके बाद देखते हैं ज्योग्राफी करते हैं या पॉलिटी करते हैं। जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, और आप लोग नोट करते रहिए, पेडागोजी पढ़ते रहिए और अपनी लैंग्वेज के दोनों पेपर सॉल्व करते रहिए। एटलीस्ट पर डे अगर आप 2 घंटे भी अपने लिए निकालेंगे तो सफिशेंट है। दिसंबर पेपर आते आते आप सब लोग अच्छे नंबरों से क्लियर कर लेंगे अपना एग्ज़ाम। और बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं। गुड नाइट।